Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 8th of June 2020 Monday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is time is more value than money. You can get more money but you cannot get more time. In today's discussion we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Banks may be a part of strategic sector list. As we all know, गवर्नमेंट ने रिसेंटली 20 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया था और उस पैकेज के बाद में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे डिफरेंट सेक्टर्स के लिए. उसी में गवर्नमेंट ने एक न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का भी प्रोविजन रखा था. अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल इट्स ऑल स्टेक इनटू द नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर. और बहुत सारे जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट अभी ऑपरेट कर रही है, जो गवर्नमेंट की अभी की जो इन्वेस्टमेंट है वो सारे गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देगी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अलाउ करेगी उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में काम करना. इसके तहत गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट पूरे सेक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी. 2 पार्ट कौन से, जिसमें एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर होगा और एक होगा नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर. जो जितने भी नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट उसमें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, कहीं पर भी इंटरवेंशन नहीं करेगी. गवर्नमेंट विल ओनली इन्वेस्ट इन ओनली इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स. और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में भी जितने भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स या जितने भी सेक्टर स्ट्रैटेजिक सेक्टर की लिस्ट में आएंगे उसमें कम बस 4 कंपनी ही स्टेट ओन्ड कंपनीज ऑपरेट करेंगी. 4 से ज़्यादा स्टेट ओन्ड कंपनी ऑपरेट नहीं करेंगी. इट मीन्स उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको रोल मिलेगा, उनको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो अब इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट ने बैंक्स को और फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रैटेजिक लिस्ट में डाला है, इट मीन्स और हमारे इस समय बैंक्स की अगर बात करें, कमर्शियल बैंक्स में अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट के पास हैं. अगर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो ये वाली कंडीशन वॉलेट हो रही है जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अपने स्ट्रैटेजिक सेक्टर में केवल 4 स्टेट ओन्ड कंपनी ही रहेंगी. इसका मतलब अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रैटेजिक लिस्ट में आ रहा है अंडर न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, इट मीन्स इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी अ लार्ज मर्जर एंड एक्विजिशन इन public sector banks or large amalgamations in public sector banks. Banks in an obvious candidate to be designated as a strategic sector. There have been discussion on privatization of public sector banks that are not part of our consolidation plans. तो अगर हम 12 पब्लिक सेक्टर बैंक से कंसोलिडेशन नहीं भी देखेंगे तो हो सकता है हमें ये देखने को मिले कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स ऐसे हैं जिनको पब्लिक बैंक्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर दे. तो आगे आने वाले टाइम में एज पर द न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री एंड इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ सकते हैं. द ऑफिशियल एडेड दैट दीज डिस्कशन वर एट अ वेरी अर्ली स्टेज. हालांकि ये डिस्कशन अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, इसमें कोई कयास नहीं लगाना चाहिए कि क्या कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए कि आगे क्या होगा. क्या ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए जाएंगे या जो बड़े 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको रिटेन करेगी गवर्नमेंट और बाकी सबको प्राइवेटाइज कर देगी. इस तरह के कई ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं बट द डिस्कशन इज़ एट अ वेरी अर्ली स्टेज और अभी कोई गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट भी डिसाइड नहीं करी. जो न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी उसके लिए कोई भी अभी टाइम लिमिट नहीं दी गई. इसका मतलब गवर्नमेंट के पास अभी एनफ टाइम है टू थिंक ओवर अबाउट न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी. Officials have said in private that once a sector is designated strategic or non-strategic, there is no fixed time limit in when the government will reduce its presence. और इसकी भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि अगर एक बार आपकी लिस्ट फाइनलाइज हो भी गई स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की तो गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट करेगी और कब उस अपने स्टेक को सेल आउट करेगी या कब उससे एग्जिट करेगी, इसकी भी कोई अभी टाइम लाइन नहीं है. तो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर से गवर्नमेंट का एग्जिट प्लान भी कम्प्लीटली अभी चॉकआउट नहीं किया गया है. और अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मोर पीएसबीज मर्जर ऑन कार्ड्स. कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के बाद हमें बैंकिंग सेक्टर में मर्जर्स देखने को ज़्यादा मिले रादर देन गवर्नमेंट अपने कुछ ऐसे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दे. अभी 4 पीएसबी की अगर बात करें तो रिसेंटली अगर आप देखें तो बहुत सारे मर्जर एक्विजिशन ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं. इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
एंड पंजाब एंड सिंध बैंक हैव नॉट बीन द पार्ट ऑफ एनी कंसोलिडेशन प्लान। तो ये सारे बैंक्स अभी बचे हुए हैं, इनमें अभी कोई भी कंसोलिडेशन प्लान या किसी से मर्ज नहीं किए हैं। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखें तो पीएनबी, विजया बैंक और बहुत सारे ऐसे बैंक्स जो हैं वो आपस में मर्ज होते थे। एसबीआई के भी बहुत सारी सिस्टर ब्रांच जो थी, जो सिस्टर सब्सिडरी थी, वो भी आपस में मर्ज हो गई। तो लॉन्ग टर्म में ये 4 मेगा जो बैंक्स हैं या जो बचे हुए बैंक्स हैं, इनमें आप कंसोलिडेशन देख सकते हैं या प्राइवेटाइजेशन भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट राउंड्स में जो है वो गवर्नमेंट कंसोलिडेशन या मर्जर करेगी या प्राइवेटाइजेशन करेगी। अभी तक 3 राउंड्स गवर्नमेंट परफॉर्म कर चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें तो राउंड वन में क्या किया था गवर्नमेंट ने? राउंड वन में गवर्नमेंट ने एसबीआई के जितने भी एसोसिएट बैंक्स थे उनको मर्ज कर दिया था आपस में, और भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज कर दिया था। अगर आपको याद हो तो 2017 में ये अनाउंसमेंट हुआ था और ये मर्जर एक्विजिशन हुआ था। राउंड 2 में गवर्नमेंट ने क्या किया था? कंसोलिडेशन किया था देना बैंक और विजया बैंक का विद बैंक ऑफ बड़ौदा। राउंड 3 में गवर्नमेंट ने क्या किया? राउंड 3 में गवर्नमेंट ने क्या किया? पीएनबी, ओरिएंटल बैंक और कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक्स और यूनियन बैंक से सबको आपस में मर्ज करने का बहुत सारे मर्जर एक्विजिशन आपने राउंड 3 में देखे थे, जो कि 2020 में लिए गए थे। इंटीग्रेशन इशू रिमेन ड्यू टू द, हालांकि अभी अगर पीएनबी को छोड़ दिया था तो बहुत सारे जो मर्जर एक्विजिशन अनाउंस हुए थे उसमें अभी फाइनल इंटीग्रेशन नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आपको राउंड 4 भी देखने को मिले अंडर न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। टू रीच हिंटरलैंड लैब चेन्स में बी अलाउड टू गो फॉर टाई-अप्स। टाई-अप्स के लिए मतलब अब चूंकि इंडिया में लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिज्यूम हो चुकी हैं ऑलरेडी। जब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो चुकी हैं तो कोविड-19 के केसेस भी बढ़ रहे हैं। इंडिया इज़ गोइंग टू टच द 3 लाख नंबर। तो उसके लिए गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि जो नंबर ऑफ टेस्टिंग है वो बढ़ाया जाए, और ऐसे एरिया जहाँ पर एक्चुअली माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं, जो माइग्रेट करके मुंबई या दिल्ली जैसे जगह से माइग्रेट करके अपने होम स्टेट में गए हैं, तो वहाँ पर अब टेस्टिंग की फैसिलिटी अप्लाई करी जाए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो अपने साथ कोविड-19 का इन्फेक्शन भी गांव लेवल तक या हिंटरलैंड तक ले गए हों। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एक्सपेंड टेस्टिंग फैसिलिटी टू हिंटरलैंड आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स रिटर्न टू देयर होम। अब इसके लिए गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। कौन से 2 ऑप्शंस है गवर्नमेंट के पास? आइदर गवर्नमेंट अपग्रेड द लोकल लैब्स एंड अलाउ कोलैबोरेशन। जो लोकल लैब्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, गांव में, विलेज में या ऐसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर गवर्नमेंट लैब्स को अपग्रेड करे और बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर लैब्स हैं उनसे कोलैबोरेशन कराए। या गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट खुद अपनी आरटीपीसीआर मशीन इंस्टॉल करे सारे डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट ओन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आरटीपीसीआर की लैब इंस्टॉल करे या मशीनरी इंस्टॉल करे टेस्टिंग के लिए। गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट ऑप्शन के लिए ज़्यादा पॉइंट ओवर करे क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है। ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश लैब है उनको अपग्रेड करके जो बड़े प्राइवेट सेक्टर्स की लैब्स हैं उनसे इंटीग्रेट कर दिया जाए ताकि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ाई जा सकें। अ क्विक लुक एट अप्रूव्ड टेस्टिंग लैब शोज दैट मोस्ट ऑफ द लैब्स आर कंसंट्रेटेड इन अ बिग एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी या डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। जितने भी प्राइवेट लैब्स हैं वो मैक्सिमम डेवलप्ड सिटीज़ में ही या आपको बड़े शहरों में ही दिखेंगे। अगर प्राइवेट लैब्स की बात करें, प्राइवेट लैब्स की बात करें जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। बहुत सारी जो हैं, देखिए आप, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपको लैब मिलेंगी और सबसे कम आपको झारखंड या पंजाब जैसे जगहों पे मिलेगी। तो मैं झारखंड हो गया, यहाँ से बिहार, यहाँ से जो टेस्ट सैंपल होता है वो महाराष्ट्र या दिल्ली भेजा जाता है, जिसकी वजह से उसमें और टाइम लगता है। ऐसा अप्रॉक्सीमेटली 72 आवर्स लगते हैं एक इंडिविजुअल को अपने टेस्ट की रिपोर्ट जानने में। तो इन सब प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट इज़ कमिंग अप विद अ न्यू मॉडल। और उस मॉडल में गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस मॉडल में गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कोलैबोरेशंस बिटवीन प्राइवेट लैब्स एंड लोकल लैब, जिससे कि प्राइवेट लैब्स को भी फ़ायदा हो और जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो भी बढ़ाई जा सके। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की इस समय की टेस्टिंग, तो गवर्नमेंट इस समय अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 सैंपल पर डे टेस्ट कर रही है, जिसमें जो मैक्सिमम सैंपल है वो गवर्नमेंट ओन जो लैब्स हैं वो ही टेस्ट कर रही हैं। दे आर ऑपरेटिंग विद देयर फुल कैपेसिटी, वेयर एज द प्राइवेट लैब्स आर ऑपरेटिंग विद अप्रॉक्सीमेटली 20 to
35% ऑफ कैपेसिटी। तो उससे भी गवर्नमेंट उनकी जो पोटेंशियल है उसको भी गवर्नमेंट टैप करना चाह रही है कि जो प्राइवेट लैब्स हैं उनका भी पोटेंशियल टैप हो सके और वो भी कोविड-19 की जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में अब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी, अगर आपको याद हो, डिसीजन लिया था जिसमें प्राइवेट लैब्स को बोला गया था कन्वीनियंट रेट पर आयुष्मान भारत के तहत वो कोविड-19 के पेशेंट की टेस्टिंग करें। हालांकि जो प्राइवेट लैब्स हैं उसके जो प्रमोटर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनके अपने अलग अलग व्यूज़ हैं। एक अमीरा शाह एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेट्रोपोलिसिक के, वो ये कहते हैं कि अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी को अगर हम इम्प्रूव कर दें तो हो सकता है जो सैम्पल कलेक्शन, सैम्पल मूवमेंट का टाइम है वो रिड्यूस हो सके, टेस्टिंग टर्न अराउंड का टाइम रिड्यूस हो सके, जिससे कि हम ज़्यादा टेस्टिंग कम समय में कर पाएंगे, ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना। तो अलग अलग जो हेल्थ केयर के जो लैब्स हैं उनके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द कोलैबोरेशंस बिटवीन प्राइवेट लैब्स and in government labs. Among 50 private labs in 30 states, private sector capacity utilization was 25 to 30%। जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, कोविड-19 का टेस्ट कर रही हैं जो प्राइवेट लैब्स, वो केवल 25 से 30% की कैपेसिटी से ऑपरेट कर रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट लैब्स जो हैं वो मनी चार्ज करती हैं, पैसा चार्ज करती हैं टेस्टिंग के लिए। पब्लिक सेक्टर्स की जो लैब्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लैब्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में RT-PCR की मशीनरी इंस्टॉल हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट अब इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने जा रही है। तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल ये मूव गवर्नमेंट का होता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 2. Demand set to reach pre-COVID level by Q3, Q4 in some sector. As we have already discussed in previous videos, सीमेंट और स्टील सेक्टर में थोड़ा सा डिमांड बूस्टअप देखा गया था। तो एज पर दिस आर्टिकल कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें Q3 और Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q3, Q4 मतलब मार्च 2021 तक डिमांड का रिवाइवल देखा जा सकता है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में Q4 और Q3 में इन सेक्टर्स में डिमांड प्री कोविड की कंडीशन तक पहुंच जाएगी, जो नॉर्मल थी पहले कंडीशन, उस कंडीशन पर आ जाएगी। और वो कौन सा सेक्टर है अगर हम बात करें तो वो स्टील सेक्टर, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, टू व्हीलर्स, बेवरेजेस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, टायर्स एंड FMCG। तो ये सारे सेक्टर्स में ऐसा एग्जूम किया जा रहा है कि Q3 तक जो डिमांड थी वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। फॉर सम दिस रिवाइवल कुड बी अक्रॉस ऑल सेगमेंट ऑफ देयर बिजनेस। इनमें से कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि सारे इस बिजनेस सेगमेंट पे रिवाइवल देखा जा सकता है, जबकि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें उनके कुछ सेगमेंट में तो रिवाइव करेगी डिमांड, बट कुछ जो सेगमेंट्स हैं वो अभी रिसेंटली रिवाइव नहीं करेंगे। जैसे कि टायर, अगर टायर सेगमेंट की सेक्टर की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है, उसके एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो रीयूज टायर है, रिप्लेसमेंट है, उसकी डिमांड तो बढ़ेगी, बट जो नए टायर हैं उसकी डिमांड अभी नहीं बढ़ेगी। तो Q3 और Q4 तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टायर सेक्टर में कि जो रिप्लेसमेंट है उसकी डिमांड तो प्री कोविड-19 जो सिचुएशन थी उस तक आ जाएगी Q3, Q4 तक, बट जो नया मार्केट है, जो नया बिजनेस है, उसको रिवाइव होने में टाइम लगेगा। हालांकि जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है, अगर हम बात करें सीआट के जो ऑपरेटिंग ऑफिसर है उनका कहना है, उनका 60% जो बिजनेस है वो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट बिजनेस से ही आता है, रिप्लेसमेंट मार्केट से ही आता है। तो ये उनके लिए एक नॉर्मल कंडीशन है, सस्टेनेबल कंडीशन है जिसमें वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो वो कह रहे हैं जुलाई तक उनका जो बिजनेस है वो 80 to 120% लास्ट ईयर डिमांड्स के बराबर आ जाएगा। जो जुलाई लास्ट ईयर में जो डिमांड थी, इस पर्टिकुलर जुलाई में, इस फाइनेंशियल ईयर जुलाई में वो डिमांड 80 to 120% तक अचीव हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइज़र, स्टील, इन सारे सेक्टर्स में आपको डिमांड देखने को मिलेगी। अब डिमांड बूस्टअप होती दिख रही है। और ऐसा क्यों है? क्वेश्चन तो ये भी उठ सकता है कि ऐसा क्यों है, इन्हीं सेक्टर्स में डिमांड बूस्टअप क्यों हो रही है? क्योंकि एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो स्टील हो गया, ट्रैक्टर हो गया, टायर्स हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हैं। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करते हैं, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इस समय डिमांड ज़्यादा है। और
इंडिया जो है वैसे भी अगर आप ध्यान दें तो आत्मनिर्भर भारत के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो एट 100% ग्रोथ रेट, इसकी वजह से जो सारे सेक्टर्स हैं सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर और इस सब में हमें ज़्यादा बूस्ट देखने को डिमांड में मिलेगा या जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी कंपैरिजन टू अदर सेक्टर। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कंडीशन में नहीं गया था कोविड-19 के सिचुएशन में, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स उसके ऐसे हैं जो कि इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आते हैं, तो इसलिए एफएमसीजी को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला था। अलग अलग सेक्टर का अलग अलग प्रोडिक्शन है और इवन विद इन सेक्टर उनके जो सब बिजनेसेस हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उसमें भी अलग अलग तरह के प्रोडिक्शन हैं। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बूस्ट कर रहा है तो ये क्लियर इंडिकेशन है तो इकोनॉमी जल्दी रिवाइव करेगी और आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू सर्विस सेक्टर। अब देख लेते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 3। जियो प्लेटफॉर्म रेजेस अनदर 5,684 करोड़। रिलायंस जियो ने अपना एक अनदर स्टेक किया 1.16% का, और वो किसको सेल किया, जैसा कि हम पहले भी इस न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेक्टेशन थी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट करेगी और उसी एक्सपेक्टेशन के तहत 1.3% का शेयर अबू धाबी ने रिलायंस जियो में खरीद लिया। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 1.16% का स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो में अंडर इट्स डेट रिडक्शन प्लान। जैसे कि हम सभी को पता है कि रिलायंस जियो का डेट रिडक्शन का प्लान है, जिसमें रिलायंस जियो ये एक्सपेक्ट कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि दिसंबर 2020 तक ज़ीरो डेट कंपनी बनना है, डेट फ्री कंपनी बनना है, जिसके तहत वो अपने अप्रॉक्सीमेटली 21.06% का स्टेक सेल कर चुकी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इससे पहले 7 इन्वेस्टर्स थे, फेसबुक हो गया, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जस्ट लाइक KKR एंड जनरल अटलांटिक। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है मार्क्यू इन्वेस्टर्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि ये मार्क्यू इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। इसी तरह के आपको बहुत सारे अदर टर्मिनोलॉजीज़ में मिलेगी, जिसमें आपको एंकर इन्वेस्टर, कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर्स, इस तरह के टर्मिनोलॉजीज़ भी देखने को मिलेगी। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्क्यू इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर, कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर्स एंड एंजल इन्वेस्टर। अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं। RIL हैड अ नेट डेट ऑफ 1.6 ट्रिलियन एज ऑफ मार्च एंड इस फाइनेंशियल ईयर 2020 तक जो RIL का डेट था वो 1.6 ट्रिलियन का था, जिसके तहत RIL ने प्लान किया था कि वो दिसंबर तक डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। तो और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने बहुत सारे सिर्फ जियो में ही डिसइन्वेस्टमेंट या जियो में ही स्टेक को सेल नहीं कर रही है, अपने जो उसका रिटेल फ्यूलिंग का बिजनेस है उसका भी 49% का जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें वो रिलायंस कर चुकी, रिलायंस इंडस्ट्री कर चुकी है। और बहुत सारे राइट इश्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे रिलायंस के, एक मिल भी चुका है और ऑपरेशंस में भी गवर्नमेंट RIL बहुत सारे चेंजेस कर रही है, ऐसा देखने को मिलेगा। तो उनका बेसिक जो प्लान है वो है दिसंबर तक अपने आप को डेट फ्री कंपनी बना लेना। तो ये अगर आप देख, इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इसके डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ये सारे आप देख सकते हैं स्टेक सेल जो बेसिकली जियो में है। अब आप ये कह सकते हैं कि रिलायंस जियो में ही क्यों स्टेक सेल कर रही है, अदर में क्यों नहीं कर रही। हालांकि फ्यूल में भी किया है, लेकिन जो अदर कंपनीज उसमें स्टेक सेल क्यों नहीं करी, क्योंकि इस समय जियो जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है SBU है, जिसकी वजह से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें स्टेक सेल होगी तो ज़्यादा फंड रेज होगा कंपैरिजन टू एनी अदर बिजनेस। तो इसी वजह से रिलायंस जियो का आपको बहुत ज़्यादा स्टेक सेल देखने को मिला है। ये 8वां स्टेक सेल अगर हम बात करें तो दिस इज़ द 8th स्टेक सेल इन लास्ट 7 वीक्स। लास्ट 7 वीक में ये 8वां स्टेक है, जिसमें अगर टोटल स्टेक की बात करें तो 21.06% का स्टेक रिलायंस जियो में सेल आउट हो चुका है। और जैसे कि कल की न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस जियो हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कंपनी, की इतना बड़ा फंड रेज IPO के तहत और स्टेक के तहत आज तक इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा फंड रेज अभी तक का इंडियन हिस्ट्री में, आप बोल सकते हैं बिजनेस की हिस्ट्री में हुआ है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6। कैश सपोर्ट स्कीम फॉर
पुअर में एक्सटेंड बियॉन्ड जून। गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूअसली, जैसा कि डिमांड, एक्सपर्ट भी हैं जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है वो भी गवर्नमेंट से कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को डिमांड बूस्ट करने के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उन्हीं कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इज थिंकिंग ओवर टू इंक्रीज द एक्सटेंशन डेट ऑफ नेशनल लेवल कैश सपोर्ट स्कीम फॉर पुअर बियॉन्ड जून तक वो स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की, जिसमें पुअर जो सेक्शन था प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उनको 500 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे थे। गवर्नमेंट अब इस स्कीम को जून से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर आप नंबर थोड़ा देखना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन लोगों को, वुमेन्स को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स में 500 रुपये पर मंथ दिए जा रहे थे, जिससे कि उनके जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो उसको पूरा कर सकें। और लास्ट वीक बैंक्स ने लास्ट पेमेंट कर दिया है उस 3 ट्रांच का। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जून के बाद भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब क्योंकि वो स्कीम खत्म हो चुकी, जून तक ही उसका प्रोविजन था, बट एज पर द प्रिवेलिंग कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट इज मूविंग ओवर टू इंक्रीज दिस डेडलाइन, और गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाह रही है जून के बाद भी। हालांकि अब बात आ रही है फ्री पैसा ट्रांसफ़र करना या डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है बेसिकली जो इसकी फंडिंग होगी वो कहाँ से होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इसकी फंडिंग रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बजट से होगी। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अपने बजट से इस स्कीम को फंड करेगी। तो और सारे एक्सपर्ट जो हैं वो इस गवर्नमेंट के इस मूव को कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये मूव लिया तो इट बिकम क्लोजर टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, हो सकता है आप में से बहुत लोग को पता हो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट अपने लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को मंथली कुछ अमाउंट, फिक्स अमाउंट की इनकम उनके बैंक अकाउंट में देती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वर्क, चाहे वो कोई काम कर रहे हो चाहे वो कोई काम ना कर रहे हो। आफ्टर सर्टन एज गवर्नमेंट अब उन ऊपर हर एक सिटीजन को एक पर्टिकुलर फिक्स्ड बेसिक इनकम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। हालांकि इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बट बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा कह रहे थे कि इंडिया के लिए ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम बहुत ज़रूरी है या आनी चाहिए। कुछ इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं अप्लाई होनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं नहीं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम गवर्नमेंट को लानी चाहिए। तो इसमें 2 व्यूज़ हैं। हालांकि हम उस 2 व्यूज़ में नहीं जाएंगे कि क्या डिस्कशन क्या है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के, क्या नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट जून के बियॉन्ड जाती है, जून के बियॉन्ड मतलब जून के बियॉन्ड अपने इस कैश ट्रांसफर असिस्टेंस को इंक्रीज करती है, तो इट इज़ मोर और लेस लाइक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसका जो और ये इवेंचुअली गवर्नमेंट पे परमानेंट ड्रॉन बन जाएगा। परमानेंट मतलब गवर्नमेंट को अब इसके लिए अपने बजट में परमानेंट एलोकेशन करने पड़ेंगे अगर गवर्नमेंट इसको एक्सटेंशन पे जाती है, इस पर्टिकुलर पॉलिसी को एक्सटेंड करती है बियॉन्ड जून। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 8। एफडीआई इन्वेस्टर्स एट सी ओवर बेनिफिशियल ओनरशिप कैप। अब यहाँ पर इस न्यूज़ में क्या है, इस न्यूज़ में कन्फ्यूजन की बात करी गई। अगर आपको याद हो जब गवर्नमेंट ने और सेबी ने और सब ने मिल करके पिछली बार जो हमारे एफडीआई के रूल्स थे उनको मॉडिफाई किया था, और मॉडिफिकेशन क्या किया था कि जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया के बॉर्डर नेशन से, ऐसे नेशंस जो कि इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ से जितना भी एफडीआई इंडिया में आता है इट हैज़ टू कम थ्रू द गवर्नमेंट अप्रूवल। ऑटोमेटिक रूट से आने वाला सारा एफडीआई गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। बेसिकली ये किसको काउंटर पार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एफडीआई रूल लाया था, चाइना को, क्योंकि उस समय कोविड-19 की सिचुएशन में ये देखा गया कि बहुत सारी चाइनीज़ फर्म्स या चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशन कर रही है इंडियन कंपनीज में। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एफडीआई पॉलिसी में चेंज लाए गए थे। दूसरा चेंज ये भी था कि बेनिफिशियल ओनरशिप का क्लॉज लाया था, जिसमें कहा गया था कि जितना भी इन्वेस्टमेंट या जितना भी एफडीआई आएगा उसका रियल बेनिफिशियल ओनरशिप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आपको डिक्लेयर कंपनी को एफडीआई कंपनी जो कंपनी एफडीआई ला रही है उसको ये शोकेस करना पड़ेगा कि हु इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट कंपनी, हु इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट एफडीआई। कई बार ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी से भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जैसे राउंड ट्रिपिंग भी आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसमें होता है एक्चुअल इन्वेस्टर कोई और होता है,
एक्चुअल इन्वेस्टर कोई और होता है, वो सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो कि इंडिया से बॉर्डर नहीं इन्वेस्ट। इमेजिन करिए एक चाइनीज़ इन्वेस्टर है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसने क्या किया, उसने किसी ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट किया, पहले अपनी कंपनी खोली जिससे इंडिया से बॉर्डर नहीं है। अब इनडायरेक्टली वो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, अगर वो इन्वेस्ट करेगी तो उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के थ्रू अप्रूवल मिल जाएगा, उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर कंट्री बी जो है वो बॉर्डर तो शेयर नहीं करती। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उस कंपनी बी में हु इज़ द एक्चुअल ओनर, हु इज़ द एक्चुअल बेनिफिशियरी, दैट इज़ द चाइनीज़ इन्वेस्टर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि अब जितना भी एफडीआई आएगा उसमें ओनरशिप डिटरमाइन करना पड़ेगा, ओनरशिप का डिक्लेरेशन क्लियरली देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप बीओ। तो जितने भी ऑथराइज डीलर्स हैं, अब अगर ऑथराइज डीलर्स कौन से होते हैं? ऑथराइज डीलर्स वो होते हैं बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं और जो फैसिलिटेट करते हैं एफडीआई इन्वेस्टमेंट को थ्रू फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन। AD banks are those that deals in foreign exchange and helps to facilitate the FDI ट्रांजैक्शन। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है किसी कंट्री से, वो तो किसी और करेंसी में आएगा। तो ऑथोराइज डीलर्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली कन्वर्जन का काम करते हैं कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट कराएं। तो अब हो क्या रहा है, जितने भी ऑथोराइज डीलर्स हैं ये अलग अलग कैब यूज़ कर रहे हैं बेनिफिशियल ओनरशिप स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए। हालांकि जो गवर्नमेंट का मूव है वो 10% का है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं भी इसको डिसाइड नहीं किया, कहीं भी डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज़ कि किसको एक्चुअल ओनर माना जाएगा। जिसके 10% से ज़्यादा शेयर है कंपनी में या जिसके 10% से कम है वो भी ओनर माना जाएगा। कहीं भी चाहे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात करें वहाँ भी यहाँ उसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। जो नई एफडीआई पॉलिसी आई थी उसमें भी उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो जितने भी हमारे ऑथराइज डीलर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अब अपने अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड को ले रहे हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बेनिफिशियल ओनरशिप। बीओ को डिसाइड करने के लिए जितने भी ऑथराइज डीलर्स बैंक्स हैं ये अपने अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये थ्रेशोल्ड कितना है, ये एक्चुअली वेरी कर रहा है 25% से 10% तक। कुछ बैंक्स जो हैं वो 25% के ऊपर के थ्रेशोल्ड को ओनरशिप मान रहे हैं, कुछ 10% के मान रहे हैं, और इवन कुछ तो 1% के भी जो स्टेक हैं उनको भी ओनर मान रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1%। तो कुछ ऐसे एडी बैंक्स हैं जो कि 1% के शेयर होल्डर्स को भी कंपनी का ओनर मान रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हाउएवर जो गवर्नमेंट ने एफडीआई अनाउंस करी थी उसको कहीं भी एक्सप्लिसिट नहीं किया था, बट ऐसा था, इम्प्लाइड था कि जो 10% का जो कैप है उससे ऊपर, इट मीन्स ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा इन्वेस्टर जिसके 10% से ज़्यादा स्टेक है पर्टिकुलर कंपनी में, उसको उस कंपनी का ओनर माना जाएगा। और इसी तरह से ये डिसाइड कर सकती थी गवर्नमेंट कि ये जो एफडीआई है ये एक्चुअली चाइना का एफडीआई है या किसी और कंट्री का एफडीआई है। बट अब चूंकि जितने एडी बैंक्स हैं वो अलग अलग थ्रेशोल्ड अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। द बीओ थ्रेशोल्ड इज अ की डिटर्मिनेंट इन डिसाइडिंग वेदर एफडीआई investment from countries that share land border with India can come under automatic route or if it require government approval। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज इशू किया था उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है एफडीआई की पॉलिसीज़ को लेकर के। तो इस वजह से जो कहा जा रहा है कि जो एफडीआई जो है बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके माइंड में हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट का स्टैंड अभी भी इस चीज़ पर क्लियर नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है करंट नॉन डेट रूल्स एज वेल एज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये दोनों ही डिसाइड नहीं करते, ये दोनों ही नहीं बताते कि ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। 10% से ऊपर के शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर को आप ओनर मानेंगे, क्या 10% से नीचे को भी मानेंगे? तो ऐसी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट अभी तक डिसाइड नहीं है, जिसकी वजह से जितने भी एडी बैंक्स हैं वो अपना अपना थ्रेशोल्ड अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम बात करें रीसेंट इन्वेस्टमेंट की तो फाइनेंशियल ईयर 2000 से लेकर 2020 तक अगर हम बात करें कि इंडिया में किस कंट्री से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज़ चाइना। चाइना से सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिला है पिछले 20 सालों में। चाइना के बाद
म्यांमार के बाद नेपाल और नेपाल के बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश। बेसिकली ये वो कंट्रीज है जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अगर हम पूरे ओवरऑल एफडीआई की बात करें तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ऐसे कौन से कंट्री से इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। यहाँ पर चाइना क्यों नंबर 1 पे? क्योंकि हम यहाँ पर बॉर्डरिंग नेशंस की बात कर रहे हैं। तो पिछले 20 सालों में या 2 डिकेड्स में चाइना हैज़ बीन इन द फर्स्ट स्पॉट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। रीओपनिंग जिटर्स फॉर मॉल्स, रेस्टोरेंट्स। मॉल आज से, सर हम सभी को पता है, आज से बहुत सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स या जो हमारे रिलीजियस टेम्पल्स या प्लेसेस हैं वो ओपन हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो इस पर भी पॉन्डर ओवर कर पा रही है, रूल्स बहुत क्लियरली डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कह रही हैं कि वो अलाउ नहीं करेंगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि वो अलाउ करेंगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से कुछ अदर रूल्स हैं। तो इसकी वजह से जो मॉल्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो हमारे बेसिकली जो हमारे सेक्टर में इन्वॉल्व कंपनीज हैं, दे आर अंडर सो मैनी कन्फ्यूजन। अगर हम बात करें, अगर देखें जाए महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सब ने अलग अलग रूल्स डिसाइड कर रखे क्योंकि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको पावर भी दे रखी है। इस समय स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने लॉकडाउन के रूल्स को मॉडिफाई कर सकती हैं। तो इस चीज़ों के चलते हुए ये जो मॉल्स की रीओपनिंग है, रेस्टोरेंट्स की रीओपनिंग है, रिलीजियस प्लेसेस की रीओपनिंग है, होटल्स की रीओपनिंग है, इसको लेकर के बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जिससे जो कंपनीज़ हैं बेसिकली जो इन्वॉल्व हैं इसमें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा है। ऑल्दो गेटिंग कस्टमर्स एंड लेबर बैक इज़ अनदर चैलेंजेस दैट कंपनी इज़ गोइंग टू फेस। जो रियल स्टेट पे जो हमारी कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी लेबर की और कस्टमर की शॉर्टेज फेस करने वाली है। अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर को तो आप थोड़े टाइम में बुला भी सकते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से, बट जो मेजर प्रॉब्लम आने वाली है इन कंपनीज़ के पास, दैट इज़ लेबर को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने वाले, क्योंकि बहुत सारा, अगर आपको ध्यान हो तो माइग्रेंट जो लेबर है वो अपने अपने नेटिव प्लेस पर पहुंच चुका है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जून तक अप्रॉक्सीमेटली जितने भी लेबर जो विश कर रहे थे अपने होम स्टेट जाना, वो अपने होम स्टेट तक पहुंच जाएंगे। तो ऑलरेडी ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि मॉल्स ओनर फेस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यूपी गवर्नमेंट लुक टू प्राइवेटाइज पूर्वांचल पावर डिस्कॉम। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पूर्वांचल पावर डिस्कॉम को प्राइवेटाइज करने जा रही है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को प्राइवेटाइज करने जा रही है। और ये भी अगर आप देख सकते हो तो अब रिसेंट टाइम अगर आप देखें तो जितनी भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हर ऐसे सेक्टर से बैकअप ले रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। जैसा कि हम सभी को पता है, डिस्कॉम हो चाहे जेनकॉम हो, चाहे जनरेशन कंपनीज़ हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और ये पूर्वांचल पावर डिस्कॉम के साथ भी यही इशू है कि इनकी जो नेट इनकम है वो माइनस में चल रही है। पिछले कई टाइम से प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा। तो गवर्नमेंट ने इवेंचुअली डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू सेल आउट दिस पूर्वांचल पावर डिस्कॉम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। फाइनेंशियल ईयर ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ड्रॉ 4.9%। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 20 का जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था वो 4.9% से फॉल आउट किया है। क्यों फॉल आउट किया है? क्योंकि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में भी रिसेशनरी कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो है वो फॉल आउट किया है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन क्यों फॉलो किया? क्योंकि उस समय अगर आपको याद हो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज थी, उन सब में स्लो डाउन की कंडीशन चल रही थी। सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशन थी वो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की थी। तो कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन देखा गया, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहा हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो 4.9% से रिड्यूस कर गया है। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, बैंक्स में बी द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक लिस्ट। अब आपके ये जो हमारा आने वाला कोई भी बैंकिंग का कंपटीशन का एग्जाम है, उसमें प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हो गई, स्ट्रैटेजिक सेक्टर, नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स, एफडीआई पॉलिसी, एफडीआई रूल्स, ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी ऑफ द डे, हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मीन्स भीतरी प्रदेश, रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। ये न्यूज़ हमने किसके कंटेक्स्ट में पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी लैब का जो कोलैबोरेशन गवर्नमेंट कर रही है टेस्टिंग के लिए कोविड-19 की, उसके न्यूज़ में। ऑल दीज आर द रेफरेंसेज। इफ़ यू लाइक स्टूडेंट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।